बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आ गया। इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और एक ऐसा मुआहदा जो कि कानून के हिसाब से खुफिया नहीं रखा जा सकता था उसको खुफिया रखा। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो मलक रियाज साहब के पैसे जब्त किए थे वो वापस पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में आने थे, लेकिन इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब ने मिली भगत करके वो पैसे मलक रियाज साहब को ही वापस कर दिए। उनकी जुर्माने की मद में वो पैसे उन्होंने जमा करवा दिए। ये सारा मामला इसमें बहुत सारी रेगुलरिटीज़ हैं। ये केस बहुत सारे कानूनी माहिरीन के मुताबिक ओपन और शट केस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो फैसला आया है जिसमें इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, कैद बामुशक्कत और 10 लाख उन पर जुर्माना किया गया है। बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है और 5 लाख उनको जुर्माना हुआ है। पीटीआई इस फैसले को मुस्तरद कर रही है और वो कह रही है कि ये अदालती तारीख का एक स्याह बाब है। लेकिन अगर इस पूरे केस में जो अब तक समातें हुई, जो दस्तावेज़ात सामने आई, जो हक़ाइक़ सामने आए, उसको देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर जो पोजीशन ले रही है वैसी बात है नहीं, वो हकीकत के बरक्स है। आज भी अपोजिशन रहनुमाओं ने ये कहा कि इस पूरे मामले में इमरान खान साहब की ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कौमी ख़जाने में जो रकम आनी थी वो कौमी ख़जाने में ही मौजूद है, यानी कि एक खुसूसी तौर पर एक एफ़र्ट करके, एक खुफिया मुआहदा करके, काबीना से बंद लिफाफे से उस मुआहदे की अप्रूवल लेके मलिक रियाज साहब के जुर्माने की मद में कौमी ख़जाने की रकम जमा करवाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कोई केस नहीं है। दूसरी जानिब जो इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, यानी कि काबीना को जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया, जो अब तक जितने भी गवाहान ने इस पर बयानात दिए थे उसमें बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब की कानूनी टीम कोई दिफा, कोई मजबूत शवाहिद उनके हक़ में पेश करने से कासिर है। बहरहाल अब ये फ़ैसला आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के बाद 2 अहम फैसले किए हैं। एक तरफ उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया है, क्योंकि इमरान खान साहब भी ये कह चुके थे कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इमरान खान साहब को, उनकी बहनों को खुद भी ये तवक्को थी कि फ़ैसला उनके खिलाफ आएगा। जो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है, जो ऑर्डिनेंस है नैब का, वो 14 साल की सज़ा है। तो इमरान खान साहब को वो सज़ा हुई, तो क्या इतनी सज़ा बनती थी, नहीं बनती थी? केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे कानूनी माहिरीन की हम जो राय है वो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई ने जो अपने तहरीरी मुतालबात रखे हुकूमत के सामने, हुकूमत उन मुतालबात पे कुछ गैर संजीदा नज़र आती है और इमरान खान साहब को अब जो सज़ा हो गई है उसके बाद इमरान खान साहब की फौरी रिहाई भी होती हुई दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनके जो कायम मकाम चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर से मुलाकात हुई थी। उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ सियासी मानी पहनाने की कोशिश कर रही थी। अस्करी ज़राए ने आज इस तमाम जो बात चल रही है सोशल मीडिया पे और जो तासुर दिया जा रहा है उसकी नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा जी कि इस मुलाकात में सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत हुई और इसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें 100 से ज़ायद समातें हुई हैं और ये जो सारा का सारा मामला अब तक सामने आया है उसमें अलकादर यूनिवर्सिटी को जिस ट्रस्ट के तहत कायम किया गया था, उस ट्रस्ट के लिए जो ज़मीन मिली थी इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया को, पहले वो फरागोगी और जुल्फ़ी बुखारी साहब के नाम पे मुंतकिल हुई, उसी दौरानिए में ही मलिक रियाज साहब को एक फेवर हुकूमत की जानिब से दी जा रही थी। तो ये भी एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। बहरहाल जी पीटीआई अब इस केस के फैसले के खिलाफ अपील में जाएगी। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस अपील की समाअत करेगा। लेट्स सी के जो हुकूमती कानूनी टीम है उसके पास कितने शवाहिद हैं और जो इमरान खान साहब के वकला हैं, उनकी कानूनी टीम है, उनके पास कितने शवाहिद हैं। बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ प्रोटेस्ट भी किया है। थोड़ी देर का प्रोटेस्ट था, उसके बाद मामलात जो हैं वो एज़ नॉर्मल ही नज़र आते हैं। तो इमरान खान साहब को एक और सज़ा हो गई है। उनके लिए सियासी तौर पर कितनी मुश्किलात में इजाफा हुआ है आज के प्रोग्राम में कुछ उसका अहाता भी करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी रऊफ़ हसन साहब, जो किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के, और 2 जो माहिरीन कानून के शाह खावर साहब और अहमद अवैस साहब मुमताज़ कानूनदान हैं शाह खावर साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे जी। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो आज का जो फैसला है, तमाम पीटीआई इंक्लूडिंग इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि हम एक्सपेक्टेड है कि फ़ैसला क्या होगा,
لیکن میکسیمم پنشمنٹ 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے. آپ لوگ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میکسیمم پنشمنٹ جو اس آرڈیننس کے تحت، نیب کے آرڈیننس کے تحت ہو سکتی ہے، وہ سزا ہوگی؟ تھینک یو تنزیلہ، بہت مہربانی آپ کی. دیکھیے ماضی کی طرح یہ فیصلہ بھی ایک کینگرو کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک ایسی کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں مفقود ہے. اور یہ فیصلہ تو ہمیں پتہ تھا کہ آنا ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے وہ ٹرینڈ، وہ ٹریڈیشن جاری رکھی اور بتاتے رہے یہ ٹاؤٹس جو ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں آئے گا، اس تاریخ کو نہیں آئے گا، اس تاریخ کو نہیں آئے گا. اور پھر یہ 17 کی تاریخ کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ آئے گا. اور یہ سزا اناؤنس ہونے سے پہلے کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں بتا دیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب انڈیکیشنز جو ہیں اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ بھی ایک کینگرو کورٹ کا فیصلہ ہے. اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی، کوئی لیگل ریلیونس، کوئی لیکن لیگل. رؤف صاحب، آپ اور آپ کے بہت سارے ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ شیئرڈ تھا یا پہلے سے پلان تھا. لیکن آپ لوگوں کو بھی تو پتا تھا، زمینی حالات کو دیکھتے ہوئے، حقائق کو دیکھتے ہوئے، جس طرح سے یہ کیس لڑا آپ کے وکلا نے، جو سماعتیں ہوئیں، جو حقائق سامنے آئے، ان کو دیکھتے ہوئے یہ گیس کرنا مشکل تو نہیں تھا؟ خان صاحب تو خود کہہ رہے تھے کہ مجھے سزا ہو جائے گی. پھر وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ زور کیوں ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے وہ اس کیس کے ویلڈ ہونے کے کانٹیکسٹ میں نہیں کہا جا رہا تھا کہ جی سزا ہو جائے گی. وہ صرف اور صرف خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. وہ چونکہ پہلے جتنے بھی مقدمات تھے اس میں خان صاحب جو ہیں وہ آزاد ہو چکے ہوئے ہیں، یا بیل ہو چکی ہوئی ہے ان کی، یا وہ جو کیسز ہی ڈسپوز آف کر دی گئے ہیں، جیسے کہ عدت کا کیس ہے. تو یہ کیس جو ہے ان کے لیے اس میں سزا دینا لازمی تھا، کیونکہ ان کا بیسک جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے جیل میں رکھنا ہے. صحیح. یہ جس طریقے سے اس کی پروسیڈنگز کنڈکٹ کی گئی ہیں، اب 1 سال کیوں لگایا ہے؟ اس لیے 1 سال لگایا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ لیول کے اوپر یا سپریم کورٹ لیول کے اوپر بالکل سسٹین نہیں کر پائے گا اور بیل ہو جائے گی. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگ میں صرف کیا جائے تاکہ خان صاحب کو جیل میں رکھا جا اچھا، سکے. آپ کہہ رہے ہیں ان کا ہدف یہ ہے کہ ان کو جیل میں رکھنا ہے، اور پی ٹی آئی کا ظاہر ہے ہدف یہ ہے کہ ان کو جیل سے باہر لے کے آنا ہے. اب یہ دونوں چیزیں کچھ مزید دور ہوتے، دونوں اینڈز دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی یہ جو آپ کی خواہش ہے یا آپ کی جو تحریک کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے جلدی آئیں، آج کے فیصلے سے یہ ذرا معاملہ مزید ڈیلے ہو گیا، لٹک گیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جلدی اپیلیں جو ہیں وہ مقرر کرانے میں آپ کی قانونی ٹیم کامیاب ہو جائے گی اور آپ ریلیف لے لیں گے؟ یہ اب جو معاملہ ہے یہ بہت نزدیک ہو گیا ہے ہمارے لیے. خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ بہت نزدیک ہو گئی ہے، کیونکہ اب ہائی کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی یہ اپیل دائر کر دیں. اگلے ہفتے کے شروع میں ہی یہ دائر ہو جانی چاہیے، اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ جلدی سے جلدی جو ہے اس کو فکس کیا جائے اور خان صاحب کی بیل ہو. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور یہ کون سے مقدمے جو ہیں وہ دائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب کی جو آزادی کے دن ہیں وہ بہت قریب ہیں جی، اور یہ جو ڈیلے بھی کیا ہے انہوں نے 3 دفعہ، یہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کو اور زیادہ دیر جیل میں رکھا جا سکے. اچھا، تو آپ لوگوں نے خان صاحب کی ظاہر سزا اور اس کے اوپر تو موقف پارٹی کے لیول پہ بھی دے دیا ہے. بشرا بی بی صاحبہ کو بھی آج دوبارہ سے جیل حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور جیل میں ان کا ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سیل بھی پہلے سے تیار تھا، کیونکہ سزا جو ہے اس کے ہونے کے امکانات لوگوں کو زیادہ نظر آتے تھے. توقع یہی تھی کہ ایسا فیصلہ آئے گا. اس پہ کیا موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ عائشہ بی بی کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، عمل دخل ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ تکلیف پہنچانی ہے خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے، خان صاحب کو ذہنی طور کے اوپر تکلیف پہنچانی مقصود ہے، اس لیے بشرا بی بی کو بھی انہوں نے پکڑنا تھا، وہ ان کو بھی پکڑ لیا ہے. ان خان صاحب کو 14 سال، بشرا بی بی کو 7 سال، حالانکہ ان کا کوئی ڈائریکٹ لنک اس کیس کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے. تو اس کو بھی فیبریکیٹ کیا گیا. میں نے کہا ہے نا، جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے وہ بڑا میننگ فل لفظ ہے. وہ یہ کہ کینگرو کورٹس جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ جی یہ فیصلہ آپ نے دینا ہے. وہ کینگرو کورٹس یہ نہیں دیکھتی کہ یہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، چونکہ حکم صادر ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ کینگرو کورٹس آر بیہولڈن ٹو گیونگ دیٹ ججمنٹ. سو یہی کیس جو ہے اس کی کمال ہی کرتا ہے. ایک کینگرو کورٹ کا فیصلہ ہے جو ہائی کورٹ میں انشاءاللہ تعالی یہ اٹ ول ناٹ یہ رؤف بالکل صاحب، بہت سسٹین نہیں سارے کر پائے. میں جو قانونی ماہرین ہیں ان کی گفتگو سن رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، کیونکہ جو ریگولیرٹیز ہیں اس پورے القادر ٹرسٹ کے بننے تک اور این سی اے کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اور جس طریقے سے کیبنٹ سے اس کو اپروو کرایا گیا، پی ٹی آئی کے وکلا کوئی ڈیفنس جو ہے وہ پیش نہیں کر پائے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ میرٹس کے اوپر بھی کیس جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے مشکل تھا؟
देखिए एनसीए के फैसले के साथ इस केस का क्या ताल्लुक है? वो तो हुकूमत बरतानिया का उनका फैसला था, उनकी एजेंसी है नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने फैसला किया। उससे हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया गया कि ये पैसे हम भेजना चाह रहे हैं। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने पैसा दिया। अब इतने पैसे आ रहे थे तो क्या हम इनकार कर देते कि हमें नहीं चाहिए? तो फिर खुफिया तौर पर और कैबिनेट से अप्रूवल कराने की जरूरत क्या थी? जहां तक जमीन का सवाल है तो जमीन तो इस केस के ये पैसा ट्रांसफर होने से तकरीबन 1 साल से ज्यादा पहले जो है वो जमीन ली जा चुकी थी। लेकिन रऊफ साहब, एक बुनियादी नुक्ता ये भी तो पैदा होता है कि आप अगर बाकी ये मुल्क कौम की खिदमत थी और एक इतनी बड़ी रकम जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट का एक इतना बड़ा अमाउंट आ रहा था वापस पाकिस्तान में, जिस पे पीटीआई ने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है अपना एक बुनियाद बनाई हुई थी कि हम जो है वो मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे, जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती रकम वो वापस लेके आएंगे। तो फिर कैबिनेट से ये खुफिया तौर पर अप्रूवल लेने की क्या ज़रूरत थी, जिसपे इमरान खान साहब के अपने साथी, अपने वुज़रा, आपके अपने लोग ये कहते हैं कि बंद लिफाफे में हमसे अप्रूवल ली गई? देखिए वो ये एनसीए की तरफ से, हुकूमत बरतानिया की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि जी इसको माहिदे ये जो सारा कुछ है इसको खुफिया रखा जाए। अगर उनकी ख्वाहिश थी तो उसके ऊपर अमल किया गया था। ये हमने तो अपनी तरफ से तो ये फैसला नहीं किया था, इसकी तो रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास। तो सर ये कोई रिटन रिक्वेस्ट होगी ना, तो आप लोग फिर अदालत में ये पेश मुझे मुझे करेंगे? मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, लेकिन ये है कि डेफिनेटली वो रिक्वेस्ट आई थी, ये मुझे पता है। किस शेप में आई थी, किस शक्ल में आई थी, मेरा ख्याल है कि इन रिटन फॉर्म ही होगी वो, लेकिन वो ठीक। तो हमारे वकला ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने 2 फैसले किए हैं आज के इस फैसले के बाद जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कि मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला हुआ, दूसरा ज़ाहिर है कानूनी तौर पर आपका हक भी, आप अपील में जाएंगे। तो जो मुज़ाकरात में रहने का फैसला है, इस पे मैं बहुत सारे लोगों की बात सुन रही थी जहाँ पे ऐसे लगता है कि शायद कोई तज़ाद है जमात के अंदर। एक तरफ आपको लगता है कि गलत सज़ा सुनाई गई है तो मुज़ाकरात मुतासर होंगे, लेकिन पार्टी पॉलिसी क्या है, अगर मैं आपसे पहले ये पूछ लूँ? देखिए जी, खान साहब ने 4-5 दिन पहले बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ये फैसला कुछ भी आए, मैं चाहूँगा कि मुज़ाकरात कंटिन्यू करें। तो खान साहब का जो कहना है वही पार्टी पॉलिसी है, इसमें किसी किस्म का कोई तज़ाद नहीं है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट है, हाँ तकलीफ़ है, हाँ उलझन है, सब कुछ है। लेकिन ये है कि खान साहब ने ये फैसला किया जा चुका हुआ है। हाँ, जो मुज़ाकरात की कंटिन्यूटी है वो लिंक्ड है, जो हमने कल इन रिटन फॉर्म फॉर्मली हम लोगों ने अपने डिमांड सबमिट किए हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर उसके ऊपर कोई सब्सटेंटिव, कोई टेंजिबल किस्म की प्रोग्रेस नहीं होती तो फिर उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसकी कोई किसी किस्म की लिंकेज जो है वो इस सज़ा के साथ नहीं है, उन्होंने खुद फरमाया था ये। अच्छा, आपने क्योंकि इंक्वायरी कमीशन की जो तश्कील है वो मांगी है और उसके आपने कोई एक रफ सा एक टीओआर भी बना के हुकूमत के सामने रखा है। हुकूमती वज़रा जो हैं वो समझते हैं कि ये मजाक है, वो समझते हैं कि गैर संजीदगी है, क्योंकि ये कोई टेंजिबल चीज़ें नहीं हैं जो पीटीआई की तरफ से रखी गई हैं, जो मैं अखज़ कर पाई हूँ कि शायद उनको ये टेंजिबल, ये डूएबल नहीं लगता। देखिए तंजीला, मैंने बारहा कहा है, आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि हुकूमत वक्त जो है उसके इंटरेस्ट में नहीं है कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़े, ये मुज़ाकरात कामयाब हों। वो क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात काम होते हैं तो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर कामयाब होंगे कि या तो हमारा मैंडेट रिट्रीव होगा और या नए इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे। ये दोनों सूरतें जो हैं ये हुकूमत वक्त को कबूल नहीं है। कंसिक्वेंटली ये बिल्कुल उनके लिए एक समझ में आने वाली बात है कि वो क्यों इस मुज़ाकरात के बारे में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मजाक कह रहे हैं और इस किस्म के और अलकाब से इसको नवाजा जा रहा है। सो फॉर एज वी आर कंसर्न्ड, हम इन मुज़ाकरात के बारे में सीरियस हैं और हम इनको आखिर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आप लेकिन 7 दिनों में बस आप चाहते हैं फैसला, डेडलाइन 31 जनवरी तक डेडलाइन जो नहीं, है 31 जनवरी 31 तक नहीं वेट करेंगे आप? खत्म कर लेने दीजिए। ये डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी है, ओके। उससे आगे मुज़ाकरात नहीं चलेंगे किसी सूरत में भी, अनलेस ऑफ कोर्स कि इसके बारे में कोई टेंजिबल, कोई कॉन्क्रीट किस्म के फैसले जो हैं वो होते हैं। और ये दोनों कमीशंस के बारे में फैसला जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर नहीं आता तो फिर भी हम मुज़ाकरात के बारे में उसको रिव्यू करेंगे कि इनके साथ आगे बढ़ने का कोई फायदा है कि नहीं है। अच्छा, जी 31 जनवरी ही डेडलाइन है, मैं यही आपसे पूछ रही थी, सॉरी मैं कथा कलामी जी करी थी। मुझे नहीं एक बात भी आपसे पूछनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि ये कोई सियासी नोयत की मुलाकात थी। आज अस्करी ज़राए से इस बात की नफ़ी की गई है और ये कहा गया है कि उस इजलास में सख्ती से ये कहा गया था कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। क्या इन दोनों साहिबान ने पार्टी को इस पे ब्रीफ किया कि मुलाकात क्या थी, क्या उसका आउटकम था, क्या चीज़ें डिस्कस हुई और बाकी उसमें क्या पॉलिटिकल बातें नहीं थी?
जी, मुझे ब्रीफ किया गया है, ब्रीफ किया गया है जी, और हम पार्टी ने जो स्टेटमेंट दी थी हम उस पर कायम है बिल्कुल जी। हर किस्म की वहाँ डिस्कशन हुई है, लंबी मीटिंग थी, और वो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकूँगा, लेकिन हर किस्म की गुफ्तगू वहाँ हुई है, और बड़े लिबरल अंदाज में, बड़े फ्री अंदाज में गुफ्तगू हुई है, क्या एक्सचेंज क्या ऑफ। इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है पीटीआई कि ये वजाहत हम आई? हम हम किसी किस्म की माइलेज लेने की कोशिश नहीं कर रहे। हमने सिर्फ ये कहा है, और खान साहब ने ये कहा है कि ये खुशाइंद है कि अल्टीमेटली पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक मेज़ के ऊपर बैठ के उन्होंने बातचीत की है। आपको याद है कि मैं बारहा ये कहता रहा हूँ, बल्कि मेरे अल्फाज होते थे कि इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की एंगेजमेंट जो है वो नागुज़ीर है, इनेविटेबल है, और वो काम हो गया है। और मेरा ख्याल है कि अब बेहतरी की तरफ बढ़ा जाएगा। ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, आइंदा भी हम उनके लिए कोशिश करेंगे, और अगर मुज़ाकरात ही जारी रहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क के मसाइल जो है उसके हल की तरफ हम तेज़ी से बढ़ेंगे। आखिरी सवाल रऊफ साहब, इमरान खान साहब अगर इन केस अज्यूम कीजिए कि नहीं आ सकते बाहर, कोई साल डेढ़ साल वो जेल में ही हैं, तो पीटीआई कैसे और किस तरह से उसकी सियासी हिकमत अमली होगी? क्योंकि एहतजाज आप लोग करके देख चुके हैं, उसका आउटकम आपको मिला नहीं, मुज़ाकरात भी आप लोग मायूस नज़र आते हैं, फिर क्या होगा? देखिए, कोई वजह नहीं कि खान साहब बाहर ना आए। मैं एक सेकंड के लिए भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि खान साहब अनकरीब बाहर नहीं आ जाएंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, पीटीआई के पास अपनी तमाम सियासी जमात की हैसियत से ऑप्शंस जो हैं उनको हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर जद्दोजहद हो, या कानूनी महाज के ऊपर जद्दोजहद हो, या पुरअमन एहतजाज की, की कि उस राह के ऊपर जाके हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कम्युनिकेट करें। ये तमाम जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो आइन हमें देता है, इसको हम इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन मैं रीइटरेट करना चाहता हूँ कि अनकरीब खान साहब जो हैं वो आप देखेंगे कि जेल से बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा की गुफ्तगू आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ माहिरीन कानून से बात करेंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मौक़िफ़ है वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, शाह खावर साहब मुल्क के मायनाज माहिर कानून हैं, अहमद अवैस साहब जो कि एक और मुमताज़ कानूनदान हैं और तहरीक इंसाफ की बहुत जगहों पर नुमाइंदगी भी करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब, ज़ाहिर है बड़ी हम देख रहे थे कि तेज़ी से इस केस को संजीदगी के साथ हुकूमत की जानिब से जिस तरह से परसू किया गया, लेकिन एक जो बात आज आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे हो रही है जी, कि पहले से इस सज़ा का जिक्र हो रहा था, कल परसों से ये कहा जा रहा था कि इतनी इतनी सज़ा होगी, तो क्या शकूक व शुबहात पैदा होते हैं मेरिट और डीमेरिट्स के ऊपर? देखिए, इसमें एक तो गालबन ये था कि इम्कान तो इसी का था कि सज़ा होगी, और ये एक फ़ज़ा भी कायम हुई थी, और इस फ़ज़ा में खुद पीटीआई भी शामिल थी। जैसे कि आपने बताया कि इमरान खान साहब ने खुद भी, और उनकी जो हमशीरा हैं उन्होंने भी बरमला ये कह दिया था, जब लास्ट डेट के ऊपर फैसला नहीं सुनाया गया तो उन्होंने ये कहा था कि हमें पता है कि हमें सज़ा होने वाली है, और हम चाहते हैं कि सज़ा जल्द अज जल्द हो, ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का और अलकादर ट्रस्ट केस जो है ये मुकदमा क्या था। जहाँ तक इसके फैसला सुनाने में इल्तवा का ताल्लुक है, तो यकीनन ये चूंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसकी बहुत ज़्यादा सियासी मुज़म्मरात थे और हैं भी, तो इस वजह से इसके फैसला ना होना और बार बार इल्तवा होने से बहुत सारे सवालात जन्म दे रहे थे। लेकिन लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जब हमने सुना कि जज साहब जो है वो फैसला लिख के आए थे, और वो मुल्ज़मान की और उनके वकला की अदम मौजूदगी की वजह से उन्होंने जो है आज के लिए मौखर किया था, तो वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि फैसला जो है वो मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में ना सुनाया जाए। लेकिन बहरहाल वो अगर इल्तवा भी था तो आज तो वो फैसला सामने आ गया है, और लोगों की जो एक प्रिडिक्शन थी कि इसमें सजा होगी, और जैसे कि भी आपने बताया कि कुछ जर्नलिस्ट और कुछ लोग जो थे वो बड़े वसूख के साथ ये कह रहे थे कि 14 साल सजा होगी, मैं नहीं समझता कि वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा। उसकी वजह ये है कि लोगों के मफरूज़े और अंदाजे होते हैं, तो किसी ने एक मफरूज़ा कायम किया और अंदाज़ा लगाया जो कि सच साबित हो गया, लेकिन बहरहाल जो सजा एक्सपेक्टेड थी वो तो हुई। ठीक है, लेकिन अच्छा, मेरी अपनी नज़र में ये सजा जो है जी जी इसका हुजम ज़रा
ज्यादा है, आप कह रहे हैं हुज्म ज्यादा है सजा का? सजा की, क्योंकि क्योंकि उसकी वजह यह है कि 14 साल जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, अगर किसी को दी जा सकती है। तो ये एक मैक्सिमम सजा जो है वो नॉर्मली जो है वो नॉर्मल केसेस में नहीं होती, जब तक कि कोई बहुत ही सीरियस जो है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का जब अच्छा, मैं वापस आती हूँ आपके पास। मैंने केस हो के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे भी आपसे बात करनी है, लेकिन अहमद अवैस साहब, जाहिर है सभी को मालूम था, एक्सपेक्टेड, आपके सभी लोग कह रहे हैं कि हमें मालूम था कि सज़ा होनी है। शाह खावर साहब कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सज़ा का इम्कान शायद जो है वो ऐसा है कि सबसे जो ज़्यादा सज़ा हो सकती है पॉसिबल वो दे दी गई है। लेकिन जो अभी तक मैं जितने भी कानून के माहिरीन से बात कर रही हूँ वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो बुनियादी सवालात के जवाब दे नहीं पाए, अपना डिफेंस उस तरह से पेश नहीं कर पाए, तो शायद अपील में भी इतना ही मुश्किल होगा इस केस को दोबारा से लड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है ये तो अब मुखालफीन जो हैं वो इस किस्म की बातें उड़ाते रहते हैं। अब अगर सजा हो गई है और जज ने सजा कर दी और जो कि पहले से डिस्क्लोज हुआ था कि सजा सुनाई जा रही है और इतनी सजा सुनाई जा रही है, इसमें वकला का मैं नहीं समझता कोई कसूर होगा। लेकिन एक बात जो है वो मैं आपको बताऊं कि ये जैसे शाह खावर साहब ने भी कहा कि ये मैक्सिमम ये पनिशमेंट है, कन्विक्शन है, जो स्टैट्यूट में लिखी है कि इस जो जुर्म जो है ये मैक्सिमम सजा अगर नैब में मिल सकती है तो 14 साल है। और ये केस जो है एक एतबार से ये बड़ा मुनफरद है, वो यूं कि क्रिमिनल जो लॉ है और क्रिमिनल जस्टिस के अंदर जो चीज बड़ी माइन्यूटली देखी जाती है और उसको मद्देनजर रखा जाता है वो उसको कहते हैं मेंजरिया, इंटेंशन टू कमिट क्राइम, और वो ही मूजब बनता है कि सजा का क्वांटम जो है वो कितना होगा। अब यहाँ पर इंटेंशन टू कमिट क्राइम तो नहीं है, यहाँ पे आप इरेगुलरिटी कह लें कि जी वो, अब क्योंकि पूरी डिटेल तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो सामने आई है कि जो अप्रूवल ले ली उन्होंने कैबिनेट से और वो दिखाया नहीं वहां पर, और पूरी डिटेल उनको बताई नहीं गई थी, उनसे अप्रूवल ले ली और उसके बाद यहाँ हो गया। अब वो मिसगाइड हुए या क्या सूरत आई हुई, इसमें इंटेंशन टू कमिट क्राइम इसलिए नहीं है कि नैब के कानून के अंदर बेनिफिट जो है वो एक्यूज को तो नहीं गया, क्योंकि ये पैसे जो हैं कि एक्यूज ने कोई हेरा फेरी करके या फ्रॉड बाजी के साथ अपने इस्तेमाल में या अपनी फैमिली के इस्तेमाल में तो नहीं ले आए। ये एक एस्पेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं इंटेंशन टू कमिट क्राइम। अगर है तो फिर वो इंटेंशन टू कमिट क्राइम मौजूद है। अगर ऐसा नहीं, मैं आपसे ये केस यहाँ पे टीवी पे लड़ूंगी नहीं, लेकिन जाहिरी बात है उन्होंने इख्तियारात को जिस तरह से इस्तेमाल किया, जैसे खुफिया मुआहिदा किया, जैसे कैबिनेट से उन्होंने एक पब्लिक मनी को पब्लिक ही पर्पस पे रखा है, कोई उसको कोई जाती इस्तेमाल में तो नहीं लेकर गए। नहीं ना सर, वो किसी के जुर्माने में क्यों इस्तेमाल होगी? कौमी खजाने की रकम, आप मुझे कहें कि आप कौमी खजाने की रकम तंजीला साहिबा मैं आपको जुर्माना दे दूंगा, तो मेरा तो कौमी खजाने पे हक नहीं है। अभी भी वो कौमी खजाने ही में रही रकम तो, लेकिन वो जुर्माने की रकम तो नहीं आई ना। अगर ये ना होती तो फिर जुर्माने की रकम भी आ जाती ना, फिर शायद 2 रिकवरियां हो जाती। ये है तो पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक, अब यूनिवर्सिटी बना दी उन्होंने, बजाय इसके कि अपने तसरुफ में ले जाते इस पैसे को, उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी तालीम के लिए। अच्छा, मैं वापस आती हूँ आपके पास भी कि अब अपील से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है। शाह खावर साहब, जो मेरिट्स और डीमेरिट्स के केस जो मैं आपसे कह रही थी कि बहुत सारे लोगों की मैं आरा सुन रही थी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, हमारे अपने GTV पे बहुत सारे हमने माहिरीन से गुफ्तगू की है इस फैसले के बाद, और उनको ये लगता है कि ये ओपन एंड शट केस था शुरू से ही, क्योंकि इसमें जो रेगुलरिटीज़ हैं वो बड़ी वाजे हैं, और फिर जिस तरीके से PTI ने ये केस लड़ा है उसमें भी नज़र आ रहा था कि वो कुछ जवाब फराहम कर नहीं पाए कि एक इतना आउट ऑफ द वे जाके एक कौमी ख़जाने में आने वाली रकम को एक नए मद में कैसे जमा कराया गया, फिर उसी अरसे में आपको ज़मीन अतिया हो रही है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, फिर आप जो हैं वो एक खुफिया मुआहिदा पहले से करते हैं और अप्रूवल उसका बाद में लेते हैं। तो आप अहमद अवैस साहब की बात से मुत्तफिक हैं कि
یہ کوئی انہوں نے اپنے ذاتی فائدے میں اس رقم کو استعمال نہیں کیا, جیب میں نہیں لے کے گئے, کیونکہ پی ٹی آئی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ قومی خزانے کی رقم تو قومی خزانے میں ہے, تو کیس ہی نہیں ہے کوئی. دیکھیے تنزیلہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ اب یہ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے, اور جو نیب کا کیس تھا وہ یہ تھا کہ ایک جرمانے کی ایک ال گاٹن منی جو کہ ٹریس کی تھی نیشنل کرائم ایجنسی یو کے, اور وہ بھی پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو بیرسٹر شہزاد اکبر تھے ایڈوائزر پرائم منسٹر کے اکاؤنٹیبلٹی اور داخلہ کے, انہوں نے ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا ہوا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم ملک سے باہر ہے اس کو جو ہے وہ ملکوں کے ساتھ معاہدے ریکویسٹ کر کے ان کو واپس لایا جائے. یہ بیسیکلی ون ہائیڈ پارک جو ایک پراپرٹی تھی لنڈن کی جو کہ فروخت کی تھی حسن یا حسین نواز نے ملک ریاض کے بیٹے کو, اس کی جو تفتیش ہے یا اس کی تحقیق کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایسٹ ریکوری یونٹ نے نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے یو کے کی اس کو لکھا. انہوں نے جب اس کی انکوائری کی تو انٹرسٹنگلی وہ یہ ہوا کہ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ حسن نواز کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے جس سے انہوں نے ون ہائیڈ پارک خریدا تھا جو آگے بیچا بھی. تو اس پہ انہوں نے جو تحقیق کی انہوں نے کہا کہ ان کا جو منی ٹریل اور وہ جسٹیفیکیشن ہے وہ تو بالکل جائز ہے, لیکن جو علی ریاض نے یہ پراپرٹی خریدی ہے ان کا اگر بینک ریکارڈ دیکھا جائے تو ان کے پاس پہلے اتنی رقم نہیں تھی اور اتنی زیادہ رقم کیسے آئی, تو انہوں نے اس کے خلاف تفتیش شروع کر دی. پھر اس کے متعلق شہزاد اکبر صاحب ہی گئے ادھر اور انہوں نے بیریا ٹاؤن اور این سی اے کے درمیان ایک معاہدہ کروایا جس میں انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ جو تھا اس کا وہ لائبلٹی ایکسپٹ کی. تو اب ایک یونائٹڈ نیشنز کے اپنے جو ایک پروٹوکولز ہیں اور لاز ہیں اس کے مطابق جب کوئی ریکویسٹ کرتا ہے ملک ال گاٹن منی کا, اگر وہ ثابت ہو جائے تو وہ اس حکومت کو دے دی جاتی ہے. اسی کی آڑ میں انہوں نے جب گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھا کہ آپ ہمیں اکاؤنٹ نمبر بھیجیں, تو اس میں بجائے وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جانے کے اور جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں جانے کی بجائے کابینہ سے اپروول لے دی گئی کہ وہ ملک ریاض صاحب کے خلاف جو 460 بلین روپے کی لائبلٹی سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کی تھی وہ وہاں پر بھیج کے وہ ان کی لائبلٹی کم. اور پھر نیب نے اس کا نیکسس بنایا کہ جو ملک ریاض صاحب نے بیریا ٹاؤن نے ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے سہاوا تحصیل میں وہ القادر یونیورسٹی کے نام پہ دیا, پہلے شاید فرا گوگی صاحبہ کے نام پہ تھا, پھر وہ ٹرسٹ کے نام منتقل ہوا. تو نیب کا کیس یہ تھا کہ یہ جو فائدہ خان صاحب نے پہنچایا ہے ملک ریاض کو وہ رقم 190 ملین ان کی لائبلٹی میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کے عوض انہوں نے یہ والا القادر کا پروجیکٹ جو ہے ان سے بطور رشوت معینہ طور پر لیا. تو یہ کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کی سزا جو ہے آج مل گئی ہے. اب وہ اپیل کریں گے. اب میں نے بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا اس بات کا کہ وہ اپیل میں جائیں گے. میں اس کے اس کے جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن طاہر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سینیٹر صاحب موجود ہے, خلیل طاہر صاحب. سینیٹر صاحب آپ لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اس کیس کو لے کے بڑی سنجیدگی تھی, باقی کیسز میں تو جس طریقے سے ہوا سماعتیں ہوئیں اور جیسے فیصلے ہوئے اس سے عمران خان صاحب کو بڑا ریلیف ملا, لیکن اس کیس میں کافی وقت لگا ہے. آپ لوگ یہی ایکسپیکٹڈ فیصلہ دیکھ رہے تھے کیونکہ حکومت کے لوگ تو پہلے ہی دعویٰ کر رہے تھے کہ القادر ٹرسٹ کیس آئے گا تو یہ جو عمران خان صاحب کے باہر آنے کی خبریں ہو رہی ہیں اور مٹھائیاں بٹ رہی ہیں سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو آج آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑی جیت ہے حکومت کی عمران خان صاحب کے خلاف, سیاسی طور پر میں پوچھ رہی ہوں اور قانونی طور پر بھی؟ دیکھیں بات جیت کی نہیں ہے, میں بھی I'm also practicing lawyer, اور جو لنڈن میں یا انگلینڈ میں جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے وہ اپنا جو اس کا سولسٹر اس کی ڈیل ہوتی ہے. اور جو پہلے ڈیل ہوئی تھی بالکل بھائی جو میں چونکہ سفر میں ہوں صحیح طرح سے ان کو میں سن رہا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کون بول رہے ہیں, لیکن ان کی بات بالکل ٹھیک تھی. یہ شہزاد اکبر مرزا صاحب نے پنجے بشیر تھے, انہوں نے یہ خود اپلیکیشن ڈالی تھی وہاں پہ تو جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے واٹس ایور اگینسٹ حسین نواز. تو جب وہاں پہ پتا چلا انہوں نے اپنی سالہ کچھ ایویڈنس دی, اس کے بعد پتا چلا کہ یہ رقم تو جو ہے یہ تو جو منی ٹریل جو ہے یہ تو ٹوٹل اپنا ڈالی ہے اور ان کے خلاف یہ کیس نہیں بنتا. اپلیکیشن بھی انہوں نے دائر کی. اچھا نمبر 2 یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہاں ٹرسٹی نہیں ہے
اور یہ मुफर्रा गोभी को जमीन दी है उसके ट्रस्टी कौन है? और अब जो पिंकी पीर नहीं है इनसे पूछे, अहमद अवैस साहब सीनियर एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल रहे हमारे, इनसे पूछे कि वो ट्रस्टी है कि नहीं है, एडवोकेट फैक्ट है वो ट्रस्टी है। मैंने भी तो हालांकि जजमेंट नहीं पढ़ी, लेकिन उससे पहले सारे जो वाकयात हैं वो केस है वो मेरे पास है। दूसरे नंबर पे ये जो कह रहे हैं ये आने की रकम जो लॉ कहता है स्टेट बैंक की नंबर 1 में, तो इन्होंने इस चलाकी किया। अगर इनका मकसद था, इनका मोटिव एक पार्टी मोटिव नहीं था, इन्होंने कैबिनेट से जी ठीक है जी, अपील में क्या चांसेस होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे थे अपील में ज़ाहिर पीटीआई जा रही है, और हमने बाकी केसेस में देखा कि जो हुकूमत जिस तरह से केस लड़ रही थी और जो समातें जिस तरह से हुई, तेज़ी दिखाई गई बहुत सारे फैसले करने में, उससे खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन इसमें तो कई मौके दिए गए, बड़ा इंतज़ार करके, बड़ा ठहर ठहर के ये फैसला आया। तो अहमद अवैस, पहले आप बताइए कि आपको लगता है कि कोई ऐसे इंसाफ के जो बुनियादी तकाजे हैं, फेयर ट्रायल के तकाजे हैं, वो पूरे ना करने का तो गिला नहीं है पीटीआई को इसमें, तो कौन से पॉइंट्स पे रिलीफ जो है वो ज़्यादा मांगा जाएगा? देखिए, इसमें मसलन जो आपको पता है कि आजम खान को लेकर आए, आजम खान को पहले उठा लिया गया, गायब रखा गया, उस पे अंडर कोर्शन, अंडर ड्यूरेस उसको तैयार किया गया कि तुम इस केस में जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक बयान दो। तो एंड वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के जी। तो इस तरह से, और दूसरे गवाहान के मुतालिक भी जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए हैं, ये सारी बातें जो हैं ये फिर जब अपील में जाएंगे तो वहां पे थ्रेश आउट होंगी। जो यहाँ पे तो आपने देखे, ये सबऑर्डिनेट अदालत जो होती है उसमें ये बहुत आसानी से उसको दबा लेते हैं जज को। और वो आगे भी आप 3 केस जो जेल ट्रायल हुए थे, तीनों के तीनों केस जो जेल में ट्रायल जिनका हुआ, उनको उनकी सजाएं भी आपने देख ली किस तरह आई। जैसे जितने टाइम के लिए कहा कि तुम जाओ, रात को 1 बजे तक भी बैठे हैं तो वो बैठे में। तो इसी तरह से ये जो इस तरह जो अंदाज जो है ये जजमेंट लेने का और सजा दिलवाने का, ये इंसाफ के तकाजे तो पूरा नहीं करता। अब ये केस में भी ये डिटेल जो है, अब यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा, एक मैन जरिया का जो एक असूल है वो भी थ्रेश होगा हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस अपील में जाएगा। और ये विटनेसेस पर्टिकुलरली जिनको पहले उठाया गया, जेल में रखा गया, उनको जब तक उन्होंने उनके मुताबिक कमिटमेंट नहीं कर ली, उनको छोड़ा नहीं गया, फिर वो आके उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई। क्योंकि सारी बातें जो हैं ये वहां पे खुलेंगी और वो ज्यादा खुले कैनवस के ऊपर जो है, एक होराइजन के ऊपर ये मामला। ठीक है, 2 रुकनी बेंच ने ज़ाहिर शाह खाबर साहब ये केस सुना, जिसे अहमद अवैस साहब भी कह रहे हैं कि मामला दोबारा से पूरा ही शायद डिग आउट करना पड़ेगा, क्योंकि दस्तावेजी जो शवाहिद है वो बहुत मैटर करते हैं इसमें। और अगर हुकूमत के पास बाकी सारे इंटरेक्शन जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है उसके रिकॉर्ड्स हैं, तो आपको लगता है कि एक मजबूत केस होगा प्रोसिक्यूशन के लिए? देखिए, जब अपील होती है तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अपील में तो तमाम शवाहिद जो है, तमाम मवाद, उसको दोबारा री एग्जामिन किया जाता है, उसको दोबारा देखा जाता है। अगर जैसे अहमद अवैस साहब फरमा रहे हैं, अगर उसमें कोई इनहेरेंट फ्लॉज मौजूद है या प्रोसिक्यूशन के केस में ऐसी गलतियां और खामियां हैं जिसको नजरअंदाज किया है ट्रायल कोर्ट ने, तो यकीनन ये चीजें तो एपेलेट कोर्ट जो कि सूरत में हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो इन तमाम चीज़ों का अहाता करेगी, उन दोबारा उसको री एग्जामिन करेगी, री एवेल्युएट करेगी। अगर तो वो अपीलों में अगर वो डेंट जो है वो डाल सके ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में, तो यकीनन उनको इसका फायदा पहुंच सकता है। लेकिन ये है कि अपील जो है वो फाइनली उसकी नंबर आने में जो है वो बड़ा टाइम लग सकता है। उससे पहले देखना है कि वो जो जमानत की दरखास्तें अपीलों के साथ या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो उन दरखास्तों का फेट क्या होता है। अगर वो दरखास्तें मंजूर ना हुई तो फिर ये सर 14 साल में तो शायद जमानत, 14 साल सजा में तो शायद जमानत होती है, नहीं होती? आज मैं सुन रही थी किसी को कि शायद जमानत नहीं होती उसमें। नहीं, उसमें गुंजाइश जरूर होती है, बिल्कुल गुंजाइश होती है, लेकिन उस पर देखना ये जाता है कि वो उसमें सजा कितनी है। और 10 साल या उससे ज्यादा का अगर क्वांटम हो सेंटेंस का,
उसमें मादूम होते हैं ज़रा ठीक है, इम्कानात ज़मानत। बहुत शुक्रिया शाह काबर साहब, अहमद अब और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर साहब जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, उनसे हमारा कनेक्टिविटी का इशू रहा, बात हम उनकी थोड़ी सी शामिल कर पाएँ प्रोग्राम में। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में उनको दावत देंगे। आज के लिए इतना ही जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।